Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 10.4.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष की विशेषताएं क्या होती हैं, लोगों के बीच में जो झगड़ा होता है इसका विशेषताएं क्या होती हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट माइट वैरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी बट इट इज फाउंड इन एवरी सोसाइटी। देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट इज यूनिवर्सल। हाउएवर नो सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड एक्सक्लूसिवली बाय कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रकृति होता है, जो नेचर होता है, वो अलग अलग समाज में अलग अलग तरह से लोग संघर्ष करते हैं, लोगों में झगड़ा होता है। लेकिन हर एक समाज में झगड़ा पाया जाता है, लोगों के बीच में संघर्ष पाया जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यूनिवर्सल है, मतलब पूरे दुनिया में आप चाहे कहीं भी चले जाएं, आप लोगों के बीच में मनमुटाव देखेंगे, दुश्मनी देखेंगे, संघर्ष देखेंगे, झगड़ा देखेंगे। हालांकि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसको हम किसी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब पे कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दे सकते। कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉन्शियस एक्शन। द मेंबर्स इन्वॉल्व्ड इन इट deliberately oppose one another to achieve their respective goals। अब कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, आदमी जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है। लोग ये जानते हैं कि वो लोगों दूसरों के खिलाफ काम कर रहे हैं ताकि वह अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। अनजाने में लोग झगड़ा नहीं करते हैं, लोग जानबूझकर झगड़ा करते हैं। Conflicts primarily remains a personal activity. At times it acquires greater intensity and involves many people. In such cases, it is manifested at the level of particular social groups or it might involve the entire society। अब देखिए, आम तौर पर जो झगड़े होते हैं वो लोगों के व्यक्तिगत होते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना झगड़ा होता है, दूसरों से अपना मनमुटाव होता है। लेकिन ऐसे भी समय होते हैं जब जो संघर्ष है वो बहुत बड़ा है और इसमें बहुत लोगों की आवश्यकता होती है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। उस परिस्थिति में ऐसा देखा गया है कि हर एक स्तर पर सामाजिक समूह होते हैं या कभी कभी पूरे समाज के लोग मिलकर किसी चीज के खिलाफ संघर्ष करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज अ सोशल प्रोसेस which becomes visible intermittently. It is not a continuous process. For example, the conflict between two rival groups in a village might take the violent form to be followed with the period of peace, of tranquility before it could recur. Therefore, conflicts lack continuity. अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये एक सामाजिक तरीका है, ठीक है, और ये हम लोग अब देख सकते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि कॉन्फ्लिक्ट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हर समय नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो राइवल ग्रुप्स है, दो ग्रुप है, समूह है जो एक दूसरे के दुश्मन है गांव में, उन लोगों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं, हिंसा होती है और कुछ समय तक झगड़ा बहुत चलता है। फिर एक वक्त आता है कि जब झगड़ा शांत होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, ये हमेशा नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू सोशल चेंज। जब संघर्ष होता है तो उससे समाज में बदलाव आता है। कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज एंड कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आर प्री कंडीशंस ऑफ सोशल चेंज। जब लोगों के बीच में संघर्ष करने का कुछ आइडिया होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज आते हैं या लोगों का जो ओपिनियन है उनके बीच में संघर्ष होता है, तो ये सब वजह है जिसके वजह से समाज में बदलाव आता है। If society continues to remain in the state of equilibrium, it will remain static unless there is a social disequilibrium. Conflict is an expression of disequilibrium. अब देखिए, इक्विलिब्रियम का पहले मतलब समझिए। आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ पाना चाहते हैं वो आपको मिल गया, आप संतुष्ट हो गए, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ में हम ये चीज़ डिटेल में पढ़ाए थे, इसके ऊपर पूरा चैप्टर्स पढ़ाए थे। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट से समाज में बदलाव आता है, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया हुआ या कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हुआ, इसके वजह से समाज में बदलाव आता है। अगर मान लीजिए समाज में जो लोग रह रहे हैं वो खुश हैं, अपनी परिस्थिति से खुश हैं, जो जैसे चल रहा है चलने दे रहे हैं, तो समाज स्थिर हो जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा तब तक
जब तक समाज में लोग असंतुष्ट ना हो। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट तब होगा जब लोग समाज के तरीकों से असंतुष्ट होंगे और आवाज उठाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। Sociologists mostly trace the origin of conflict in social, political, and economic relations existing between individuals or and groups of individuals. समाजशास्त्री ये पाते हैं अपने रिसर्च में कि जो समस्याएं आती हैं, संघर्ष होते हैं, झगड़े होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? समाज से आते हैं, राजनीति की वजह से होते हैं, या लोगों के जो आर्थिक संबंध है उसके वजह से लोगों के बीच में झगड़े होते हैं। ठीक है, अब ये व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से हो सकता है या व्यक्ति का एक समूह से हो सकता है, तो डिपेंड करता है। ये छोटे स्तर पे भी होता है, बड़े स्तर पे भी होता है। हर एक इंसान के घर में भी संघर्ष होता है। फिर बड़े स्तर पे अगर देखा जाए तो आप जिस समाज में रहते हैं वहां पे भी संघर्ष है। सच रिलेशन रिफ्लेक्ट्स द इनहेरेंट क्वालिटी। अब ये जो संबंध है इसको हम इनहेरेंट इनइक्वालिटी कहते हैं, मतलब ये पहले से असमानताएं हैं। Thus, inequality is a basis for the origin of social conflict. अब देखिए, असमानता है, लोग एक बराबर नहीं है, इसीलिए तो झमेला होता है। अगर सब एक बराबर होते, सबको एक बराबर जीवन मिलता, तो लोगों को कमी नहीं होता, कमी नहीं होता, झमेला ही नहीं होता। A sense of relation or absolute deprivation prevailing at the level of individual or group is a major factor for the origin of the conflict. अब देखिए, लोगों के बीच में संबंध होता है। ठीक है, लोगों के बीच में यह भी भावना रहती है कि कुछ कुछ चीज़ों से वो दूर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको चाहिए होती है। तो इसकी वजह से हर एक स्तर पर लोगों के बीच में या समूहों के बीच में समस्याएं पैदा होती हैं। The conflicting parties are aware of the fact that they are in conflict with their opponents and this awareness is necessary for the conflict to exist. अब जो पार्टी संघर्ष कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसको ये पता रहता है कि वह किसके खिलाफ झगड़ा कर रहा है और उसको ये पता रहता है वो किस लिए झगड़ा कर रहा है। Sociologists do not regard the innate biological nature of human beings as a potential source of conflict. अब जो समाजशास्त्री हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं कि बायोलॉजिकली जो इंसान है वो कॉन्फ्लिक्ट करना चाहता है, वो पोटेंशियल सोर्स नहीं है। देखिए, परिस्थिति के हिसाब से लोग झगड़ा करता है। लोगों को झगड़ा करना हर समय पसंद नहीं होता है, लेकिन कभी कभी लोग मजबूर हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दे एट्रीब्यूट asymmetrical social, political, and economic relations coupled with the sense of relative deprivation as the root cause of social conflict. अब देखिए, दूसरी तरफ यहाँ पे एक और वर्ड है असिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मतलब समझिए। देखिए, असिमेट्रिकल का मतलब होता है असमात्रिक, विषम। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे मीनिंग टाइप करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अनइवन, अनबैलेंस्ड। ठीक है, जहाँ पे असमानता रहती है। तो समाज में, राजनीति में या लोगों के आर्थिक संबंध में अगर असमानताएं रहेंगी तो क्या होगा? लोगों को चीज़ें कम मिलेंगी। तो ये जड़ होता है समाज में संघर्ष का, झगड़ों का, समस्याओं का। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।